आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने साहब। डॉक्टर सुरेश माने ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, एक जाने माने संविधान विशेषज्ञ है। संविधान विशेषज्ञ इस दृष्टि में भी है कि उनका अपना इस विषय पर पीएचडी है और वे मुंबई यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की है वो बहुजन पॉलिटिक्स से की है। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कुछ खास मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, बात हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि बहुजन राजनीति में अगर हम लोग देखें तो जो काम शुरू हुआ था वो काम ओबीसीज की समस्याओं के साथ सबसे पहली बार शुरू हुआ। और जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आपने बहुजन पॉलिटिक्स में जब भी एंट्री की है तो आपने भी मंडल कमीशन के आंदोलन के साथ में वो एंट्री रही है, और बीएसपी का एक बड़ा आंदोलन भी या फिर चाहे डीएस4 हो, ये सब उसके साथ आगे बढ़ते रहे। आज भले ही आप बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, लेकिन हम इस वक्त में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जानना चाहते हैं जो आपके शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। इस समय एक संशोधन हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसे 2021 का एक 127वां संशोधन माना जा रहा है। तो 127वें इस संशोधन में एक बात कही जा रही है कि राज्य अपनी ओर से ओबीसीज की जातियों में नई जातियां चिन्हित करके जोड़ सकते हैं। आप इस पूरी घटना को, इस पूरे बिल को, इस अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष कहीं नजर नहीं आया, सब एक साथ थे। ये हाल ही जो अधिवेशन पार्लियामेंट का जो चल रहा है जी, उसके कल के ही दिन में ये बिल लाया गया जी, 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड का होने के नाते जी, मैं सरकार की पहली कमी यहाँ बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कमी ये है हाँ कि 102 संविधान संशोधन में जो गलती हुई वो दुरुस्त करने के लिए ये नया संविधान संशोधन है। मतलब इसको कैसे विशद करेंगे आप? मतलब सरकार ने एक संविधान संशोधन गलत तरीके से किया, 102वां, उसको दुरुस्त करने के लिए संविधान संशोधन 127वां है। अच्छा, मतलब केंद्र की मोदी जी की सरकार संविधान के साथ कितनी खिलवाड़ कर रही है उसका एक नमूना है। मतलब अभी जो संविधान संशोधन करना पड़ रहा है वो 102 संविधान संशोधन की गलती के कारण करना पड़ रहा है, और वो संशोधन भी उसी वक्त हुआ था। ये मोदी सरकार के समय का है 102 संविधान संशोधन। इसीलिए मैंने कहा कि संविधान संशोधन देश में हित में होते हैं। ये संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन ने गलती की है उसको दुरुस्त करने के लिए दूसरा संविधान संशोधन, मतलब सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए फिर संविधान सुधारने के लिए। लेकिन इसका परिणाम क्या देखते हैं आप? अब गलती भी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जी जी। गलती ऐसी है कि 102 संविधान संशोधन लाया क्यों? आप क्या मानते हैं? वही 102 संविधान संशोधन लाने का मतलब क्या था, और उसकी जो पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है वो मैंने पढ़ी है जी। फिर उसकी जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में जो प्रोसीडिंग हुई वो भी पढ़ी है। जो उस वक्त के सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे उनके जो स्टेटमेंट है वो सारे पढ़े हैं। अब एक दो को इन्होंने कहा कि 102 संविधान संशोधन, उसमें 342 जो संविधान का आर्टिकल है उसमें बदलाव करके ये पावर SC ST के मुताबिक, SC ST को जो सिस्टम है और SC ST की देश में एक ही लिस्ट है जी, वो राज्यों की अलग और स्टेट सेंटर की अलग SC ST की नहीं होती, उसी लेवल पे OBC को लाया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 342(1) तो बदला लेकिन 342 नहीं बदला। अगर 342 भी बदल देते तो ये नौबत नहीं आती। 342 क्लॉज 2 ये बदलते तो वो नौबत नहीं आती, क्योंकि उसमें सेंटर और स्टेट अलग लिस्ट है, इसलिए इसके पहले राज्यों की अलग अलग लिस्ट थी। महाराष्ट्र में भी OBC की अलग है, MP में, राजस्थान में, हर स्टेट में। तो सेंटर की अलग थी और स्टेट की अलग थी। इसका मतलब पहले अलग अलग थी, प्रावधान था।
102 संविधान संशोधन से क्या हुआ, वो अधिकार चला गया केंद्र के पास। तो ये गलती थी, ये गलती दुरुस्त करने के लिए 127 वाला आया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 102 संविधान संशोधन के माध्यम से 342 क्लॉज 1 इसमें जो बदलाव किए, इससे राज्यों का अधिकार खत्म हो गया। पूरे अधिकार SC ST के तरह OBC के बारे में केंद्र के पास चले जाए तो फिर उसकी सूची भी सेंटर बनाएगा, प्रेसिडेंशियल लिस्ट होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन भी वही करेगा, प्रेसिडेंट होगा। तो ये उनकी पहली गलती थी, उस गलती का सुधार करने के लिए अब ये 127वां संविधान संशोधन। लेकिन क्या अब ये स्थिति पूर्ववत हो जाएगी जो 102वें संशोधन से पहले थी, या फिर कोई नई चीजें इसके साथ जुड़ रही है? एक तो उसके संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो हाल ही 5 मई में मराठा आरक्षण का, जी, उसमें 102 संविधान संशोधन को कानूनी रूप से वैलिड किया था। तो उसकी वैलिडिटी हो चुकी है, अब उसको ओवर रूल किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है। तो इसको भी फिर कोई चुनौती देगा। ये 127वां संविधान संशोधन है, ये पास भी हो गया तो इसको कोई चुनौती देगा। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रवैया फिर कैसा अपनाता है, उसके ऊपर उसका भविष्य है। लेकिन एक बात है सर कि जो हम आपसे समझना भी चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी ये बात समझना चाहते हैं कि OBC ये क्लास है और हर वक्त जब OBC की बात होती है तो इसके साथ जोड़ दिया जाता है कास्ट को। आप कैसा मानते हैं कि ये जो OBC का आइडेंटिफिकेशन है, चाहे फिर मंडल कमीशन ने किया हो फिर या कालेलकर आयोग में हुआ हो, इस पूरे आइडेंटिफिकेशन में आप क्या खामियां मानते हैं? क्योंकि जो लोग पिछड़ा वर्ग से रहे हो, लेकिन वहाँ की पिछड़ी जातियों के लोगों ने अगर किसी दूसरे धर्मों में कन्वर्शन कर लिया हो तो क्या उनको OBC में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है या करने का कोई प्रावधान है? कैसा मानते हैं? पहले OBC की जो लिस्टें है स्टेट वाइज, हाँ, उसमें बहुत बड़ी वैरायटी है। मैं वैरायटी जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि उससे सिर्फ हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाली जातियाँ है ऐसा नहीं जी। तो जो मुस्लिम धर्म के भी है वो भी स्टेट के OBC लिस्टों में है जी, सेंटर के भी है। उसी तरह कुछ ब्राह्मण जातियाँ भी है, नाम अलग है, जैसे दैवज्ञ ब्राह्मण कर्नाटका के हैं, वो OBC में है। तो अलग अलग स्टेट के लिस्ट में अलग अलग लोग हैं जो OBC की सूची में आते हैं। अब उसका एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो संविधान के मुताबिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है वो OBC में आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पिछले कई सालों से OBC के आरक्षण का राजनीतिकरण हुआ जी। उसके चलते हर एक स्टेट में जिसकी भी सरकार है वो अपने जाति को OBC सूची में घुसारता गया। अच्छा, जैसे मोदी जी की अपनी खुद उनकी जो जाति है वो पहले कहाँ गुजरात में OBC में थी। अच्छा, वो उन्हीं के कार्यकाल में वो इसमें उनकी जो OBC के लिस्ट में आ गई। उनकी जो कम्युनिटी है, जहाँ तक मैंने सुना है घाची कम्युनिटी, वो उनके समय में OBC में डाली गई है। अच्छा, तो OBC सूची का भी जो पॉलिटिक्स हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कड़ा रवैया अपनाया। क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था, यही मोदी सरकार की और एक गलती थी। ये सारे लोग इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ रहे। बड़ी राजनीति क्या हुई थी, फिर वो मोदी सरकार ने की थी। कौन सी की थी? तो उत्तर भारत के 9 राज्यों के जाटों को OBC में डाला गया था। अच्छा, जाट समुदाय को। अब जाट असलियत में OBC है नहीं, जिस तरह से मराठा इधर महाराष्ट्र में मांग करा या गुजरात का पटेल। तो इसके पहले 2014 में ये मोदी जी सत्ता में आने के बाद पहली सरकार के समय इन्होंने जाट को OBC के सूची में डाला 9 राज्यों में। उसका विरोध पहले किसने किया? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC ने विरोध किया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, जो अभी संवैधानिक संस्था है, उस वक्त नहीं थी, अभी संवैधानिक दर्जा है उसको। तो NCBC ने विरोध किया था। तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आ गया। 9 राज्यों का जाट का OBC का आरक्षण उनका रद्द किया गया।
तो मोदी सरकार की वो भी गलती थी, 102 संविधान संशोधन वो भी गलती है, और आगे अब वो क्या करते हैं वो सही है गलत बाद में। अच्छा, लेकिन सर एक बात जो इसके साथ जोड़कर देखी जा रही है कि लोग ये मान रहे हैं कि भाई इस तरह से संशोधन होना ये ओबीसी की जाति निहाय जनगणना को एक बल देने वाली घटना होगी। इसका क्या आपस में कोई संबंध बनता है? नहीं, ये यही बहुत बड़ा मामला है कि ओबीसी नेता या जो भी लोग हैं जिन जिन पार्टियों में पड़े, एक तो अपनी वो पार्टी की लाइन पकड़ लेते हैं, उनको मालूम है पार्टी की लाइन छोड़ेंगे तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। वो जैसे SC/ST गुलाम होते हैं वैसे ये भी गुलाम होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी जनगणना एक अलग सब्जेक्ट है, उसका इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं। उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो संविधान संशोधन है 127वां, उसका सीधा परिणाम क्या है कि ओबीसी की अलग सूची बनाने का राज्यों को अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 102 संविधान संशोधन के कारण कहा नहीं, अब वो नहीं को हाँ में बदलना चाहती है सरकार मोदी जी की। राज्यों की भी डिमांड है, खास करके साउथ के, क्योंकि राज्यों की अलग सूची थी पहली, इसलिए राज्यों को अधिकार मिलेगा। तो राज्यों का अधिकार मिलने से उसका जनगणना के साथ ताल्लुक क्या है? जनगणना तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, कमिश्नर, वो करता है, उसका और इसका क्या ताल्लुक आता है? चलिए, मतलब ये मुद्दा बिल्कुल ये क्लियर दो है। अलग अलग बातें हैं। एक बात और भी इससे जोड़कर हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे राज्यों को नई जातियों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ने का अधिकार मिल गया, तो अगर राज्य अपने अपने राज्यों में ओबीसी की सूची में नई जातियों को अगर जोड़ते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जातियां पिछड़ी है, तो इनको अगर जोड़ते हैं, तो जो ओवरऑल जो ओबीसी का आरक्षण है 27% का, उस पर आप कितना दबाव देखते हैं? पहले देख बोलो कि इसके आगे ओबीसी की जातियां इंक्लूड या एक्सक्लूड करना इतना आसान नहीं होगा जी, जो पहले था। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये संवैधानिक संस्था है, इसका अप्रूवल हर बार लगेगा और इसका वॉच है सब पर, चाहे मामला स्टेट का हो चाहे मामला सेंटर का हो। अगर कोई नई जातियों को इसमें जोड़ना है तो पहले उनसे उनका क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। एक बात उसको ध्यान में रख लो, क्योंकि अभी संवैधानिक संस्था हो गई, वो संवैधानिक दर्जा दिया है, मोदी सरकार ने ही दिया है। आप देने का फायदा या नुकसान फिर समय बताएगा जी। तो उसका क्लियरेंस लगेगा। इसलिए पहले जैसे कोई भी जाति घुसाड़ लो, जैसे अभी कर्नाटका में ये ओकालिंगा है, या दूसरी कौन सी है वो, ये अपने जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनकी कम्युनिटी लिंगायत, ये दोनों मजबूत जातियाँ है, तो वो भी ओबीसी में है। जैसे महाराष्ट्र में अब मराठा भी बोल रहे हैं कि हमको भी ओबीसी में घुसा दो। तो ये राजनीति के चलते हर जाति को इधर घुसाने की कोशिश हो रही है। जैसे जाट को घुसाया था, नॉन स्टेट को, उसकी लीगैलिटी बाद में कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट तय करेगा हाँ या ना, वो बात अलग है। लेकिन जिसका जो राजनीतिकरण हो रहा है जी, वो उसको रोक लगेगी, इसके आगे इतना आसान नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा ना, इसका जनसंख्या या सेंसस के साथ, ये जनगणना के साथ कोई ताल्लुकात है, और इतना आसान नहीं होगा जितना पहले था। जी। एक बात यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़कर ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब पूरे देश में कहीं कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं स्टेट के इलेक्शन की आहट है, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की। तो एक बात हम आपसे जानेंगे, ये ज़रूर जानेंगे कि भाई महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी क्या सोच रही है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहते हैं, जो एक बड़ा ही वैचारिक मुद्दा रहा है। बहुजन पॉलिटिक्स में आपने बड़ा लंबा वक्त गुजारा है, आपकी एंट्री ही उस पॉलिटिक्स से हुई है। उस वक्त और अभी भी उसमें ही है, और अभी भी आप बहुजन छोड़े नहीं, और अभी भी आप बहुजन पॉलिटिक्स के साथ हैं। हम एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त में बहुजन पॉलिटिक्स ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जातियों पर केंद्रित हो रही है। खैर, ये बात और है कि कौन सी पार्टी
किस समुदाय के साथ जाना चाहती है या उस समुदाय को अपने साथ लेना चाहती है, वो अपना अपना स्वतंत्रता का मुद्दा है। लेकिन हम वैचारिक तौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बहुजन आंदोलन अगर इस तरह से उच्च जातीय समुदायों की ओर अगर वो बढ़ता है, अगर उस पर केंद्रित होता है, तो ये बहुजन आंदोलन के लिए आप किस तरह की सूचना मानते हैं? आपके सवाल का निशाना क्या है मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और प्रेक्षक भी जानते हैं। उसका सटीक जवाब देने के पहले जो अपना विषय चल रहा था उसकी एक जो अधूरी कड़ी रह गई उसको पूरा करके मैं इस पे ऊपर आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अधूरी कड़ी कौन सी है? ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण रद्द हो गया। जी, अब इसके बारे में मैं आपको और एक क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो ओबीसी के पॉलिटिकल आरक्षण के बारे में जो फैसला आया, उस फैसले के मुताबिक इसके आगे 27% आरक्षण ओबीसी का नहीं होगा। पॉलिटिकल आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा और नौकरी की नहीं जी। तो 27% तक होगा। मतलब वो मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, मतलब ये 5% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल जहाँ तक ओबीसी आरक्षण की बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट के वो गवली के जजमेंट के मुताबिक उसका भी आधार 2010 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जजों का जी। और 5 जजों का जब जजमेंट होता है उसको संविधान पीठ कहते हैं। तो संविधान पीठ का 5 जजों का फैसला अगर बाईपास करना है तो आपको 7 जज लगेंगे, 7 उससे ज़्यादा लगते हैं। उससे बड़ी बेंच, बड़ी बेंच तो बड़ी बेंच नहीं है, गवली का बड़ा बेंच नहीं, छोटा बेंच है। तो गवली को भी अभी ये जजमेंट लागू है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक लोकल बॉडी में, हर एक लोकल बॉडी में, ये जनगणना के साथ भी इसको मत जोड़िए, लोग इसको भी जनगणना के साथ जोड़ रहे हैं। जी, जी। मतलब छगन भुजबल वही गलती कर रहे हैं, अन्य नेता भी बहुत गलती कर रहे हैं कि जनगणना करो तो ये मामला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर लोकल बॉडी निहाय ओबीसी की जनसंख्या पता करो। मतलब हर लोकल बॉडी, जैसे नागपुर कारपोरेशन का चुनाव है तो नागपुर कारपोरेशन में SC/ST का कितना पॉपुलेशन है? मान लो 25 है ना, दोनों का मिलके मान लो उदाहरण के तौर 25 है, तो उनको 25% आरक्षण मिलेगा। तो बाकी बचा हुआ जो 50 में से 25 है वो ओबीसी को मिलेगा। लेकिन गढ़चिरौली में मान लो SC/ST का ही 40% हो गया तो ओबीसी के खाते में सिर्फ 10% आएगा, क्योंकि वो 50% से आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये समझ लो कि ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण इसके आगे 27% नहीं, इसके लिए आपको जेडपी तालुका पंचायत जो कानून है 1961 का उसको बदलना पड़ेगा। संविधान में एक थोड़ा उसका एक बदलाव है वो लाना पड़ेगा। कई मुश्किलें बातें मतलब वर्तमान में जो आरक्षण की सीमा है जो तय है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, और वो उसके बाहर में जो जितना जाता है 50 तक बस उतना ही मिलेगा। उसका कारण ये है SC/ST का जो आरक्षण है वो संविधानिक है और ओबीसी का जो आरक्षण है वो कानूनी है। इसको लॉ की भाषा में हम कहते हैं SC/ST रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ओबीसी का आरक्षण ये स्टैट्यूटरी इसलिए लोक संख्या के इक्वल नहीं है, तो जितना बचेगा उतना खाते में आएगा। तो ये एक पहला होना, क्लियर होना, क्योंकि बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में हैं। तो 27% अब वो मामला नहीं बनेगा। 27% तक वहां तक जितना जाएगा, छोड़कर जितना बचेगा जो 50% की सीमा के अंदर हो, और वो भी लोकल बॉडी निहाय, ग्राम पंचायत निहाय, नगर पालिका निहाय, जैसे वाड़ी, और वो हर जगह अलग अलग होगा ही, हो सकता है नहीं अलग ही होगा जी। इसलिए इस मुद्दे को भी ध्यान में रखिए। जी जी। अब जो आपने जो डायरेक्ट सवाल पूछा था जी कि जिस तरह से बहुजन आंदोलन में ऊंची जातियों की घुसपैठ है जी, या उनको लेकर नाचने वाली जो राजनीति है वो कितनी हितकारक या घातक, हाँ आपको क्या लगता है? क्योंकि एक बड़ा लंबा वक्त आपने इस आंदोलन के साथ गुजारा है। अगर इस तरह की रणनीति अपनाई तो जिस समाज को आप उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए तैयार करना चाहते हैं उनके सामने कौन टारगेट है? और अगर टारगेट ही नहीं रहेगा उनके सामने कि मुझे इसके खिलाफ लड़ना है तो वो लड़ाई कैसे करेगा? एक तो बहुजन समाज एक तो भ्रमित लोगों का समाज है, बाइफरकेट तो है ही, लेकिन भ्रमित, जल्दी भ्रमित होने वाला समाज है।
ऐसे भ्रमित समाज को भाई इनके खिलाफ लड़ना है। अगर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो वो किसके खिलाफ लड़ेगा? यही मायने रहता है तो कि आप क्या डेंजर मानते हैं इसमें? नहीं, डेंजर तो बहुत है। इसीलिए कांशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन की बुनियाद मजबूत करते वक्त 15% लोग ये टारगेट है, ये टारगेट दिखाया 85% लोगों के सामने। यस, इसीलिए वो सफल हो गए। लोगों को समझ में आया, 15 बनाम 85 का फॉर्मूला बना, आंदोलन बना, आंदोलन की जड़ बनी। अभी आप 15 को भी 85 के अंदर शामिल करोगे तो 85 वाले लड़ेंगे किसके खिलाफ? मतलब 85 वाले ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। नहीं, किसके खिलाफ लड़ेंगे? किस वर्ग के? एक देखो, भारत में 2 तरह का संघर्ष है, एक वर्ग संघर्ष भी है और जाति संघर्ष भी है। ये दोनों का है। जब आप अपने आंदोलन को, जो बुनियादी बेस है वर्ग जाति संघर्ष का, उसको ही खत्म कर रहे हो तो फिर आपका आंदोलन किसके खिलाफ चलेगा? इससे क्या होगा? जो संघर्ष की आपकी जो चेतना है वो खत्म होगी। बहुजन आंदोलन का जो बुनियादी ढांचा है तहस नहस हो जाएगा। वोट की राजनीति होगी, कुछ लोगों की चलेगी कुछ दिन तक, लेकिन टिकाऊ नहीं होगी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि एक विशिष्ट वर्ग के खिलाफ एक विशिष्ट वर्ग को खड़ा करना, ये एक कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया? नहीं, एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स तो है ही, म्हणजे 15 बनाम 85 वाला, या नहीं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। ये मेजॉरिटी का अपने हक और हकूक का संघर्ष है जो संविधान के दायरे में रहता है। इसलिए उसको कम्युनल क्यों कहेंगे? क्योंकि तो मेजॉरिटी लोगों के हक की लड़ाई है। जो माइनॉरिटी लोग अगर छिन के रहते हैं तो वो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के खिलाफ मेजॉरिटी की हक और हकूक की लड़ाई है। लेकिन अभी बहुजन राजनीति के जिस हिस्से ने सबको इकट्ठा कर कर जो काम करना शुरू किया, तो उनका ये कहना है कि वो एक सेकुलर पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। वो बहुजन राजनीति है ही नहीं ना, उसमें बहुजन शब्द प्रयोग ही नहीं आता, फिर वो सर्वजन वाला मामला है। अच्छा, तो उसको बहुजन आप कहाँ कहेंगे? दूसरा बड़ा नुकसान है कि बहुजन राजनीति ने हमें नए संस्कार दिए। कैसे? कांशीराम साहब कभी परशुराम की जयंती करते थे क्या? अब परशुराम का कैरेक्टर, उसका हिस्ट्री, अपनी इंडियन हिस्ट्री में क्या प्लेस है हम सभी लोग जानते हैं। अब परशुराम का फरसा लेकर तुम घूमोगे बहुजन आंदोलन के लोग, तो तुमको कौन कहेगा बहुजन आंदोलन के लोग हैं? हाँ? मतलब जो बहुजन आंदोलन की जो आइडेंटिटी है वो ध्वस्त होती है इसमें। आइडेंटिटी भी और संस्कार भी, मतलब उसका कल्चर भी, सब कुछ सब हो रहा है ना खत्म। संस्कार तो बड़ा भारी है। हमारा टारगेट क्या था? अपने बहुजन समाज को उसी ब्राह्मणवादी संस्कार से बाहर निकालना। और ये और कुछ लोग निकले भी, और कुछ लोग निकले भी, ये भी बात सही है। इसलिए उत्तर भारत के कई राज्यों में कई लोगों ने अपने बाल बच्चों के शादी में पंडित को बुलाना बंद किया था, मंदिर जाना बंद किया था। अब आप मंदिर ही उनके घर के सामने लेके जा रहे हो। मंदिर का पुजारी के चक्कर में थे अपने बहुजन समाज के लोग। बहुजन आंदोलन का मकसद था इनको छुड़वाना। महात्मा फुले ने जो बताया ना, इनको छुड़वाना, तो आप पुजारी के पास ही अपने लोगों को भेजने का काम कर रहे हो। मतलब ज्योतिबा फुले जो सोचते थे उस आंदोलन के खिलाफ हो रहा है। बहुजन, शाहू फुले, अंबेडकर, जो भी बहुजन विचारधारा है उसको खत्म करने का ये षड्यंत्र है। सिर्फ काम नहीं, ये ठेकेदारी है। आजकल ठेकेदारी का ज़माना है, आउटसोर्सिंग का ज़माना है। तो बहुजन आंदोलन को ख़त्म करने का ठेकेदारी बीजेपी ने, आरएसएस ने कुछ लोगों को दिया है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ। चलिए, आपका ये आरोप हमारे दर्शकों ने वैसे भी सुन लिया है और लगभग दर्शक इस बात को समझते हैं। एक बात सर, हम आपसे अभी वर्तमान समय में बहुत सारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, बहुत सारी जगह असेंबली के भी इलेक्शंस होने वाले, स्टेट असेंबलीज के। आप कैसा सोचते हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इन सब के बीच में
क्योंकि ये समय भी ऐसा चल रहा है कि जिस समय लोगों से संपर्क नहीं, लोगों के पास जाना नहीं, कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं, और ऐसे में फिर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कैसा सोचते हैं, क्या रणनीति पर आगे बढ़ रही है? एक तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सिर्फ 2 स्टेट में है, महाराष्ट्र और गुजरात में। जी। इसलिए बाकी स्टेट में बीआरएसपी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, चाहे यूपी हो या और कोई स्टेट हो। जी, हमारा लेकिन गुजरात भी तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन गुजराती में है। यूपी में भी कई लोगों ने बुलाया, लेकिन मैंने खुद अपने आप को रोका है कि नहीं भाई, वहाँ कोई लोग चला रहे हैं तो चलाने दो, वो अपने स्टेट में चलाए, हम अपने स्टेट में चले, वो ठीक वही चले, हम यहाँ ठीक चले। बस एक समझौते की बात है जी। जिसको समझ में आता है उसको इशारा काफी है, जिसको समझ में नहीं आता वो ना समझे, बाकी और कुछ कहना नहीं। रही दूसरी बात, मैंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में अभी जो है वो पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र में अक्टूबर में कुछ लोकल बॉडी के चुनाव है जी। जैसे गोंदिया भंडारा है, झड़पी तालुका पंचायत है, या वाड़ी नगर परिषद है, या पालघर है, कोल्हापुर है, नई मुंबई है, कल्याण डोंबिवली है, औरंगाबाद है। इनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, समय सीमा खत्म हो चुकी है, तो इनका अक्टूबर एंड में है। और बाकी बचे हुए लोकल बॉडी फिर फरवरी 2020 में 22 में है, मतलब 2022 में। तो आज जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ नागपुर में, तो नागपुर में मैं 6-7 महीने के बाद आया। जनवरी में संघर्ष यात्रा को ख़त्म किया था, फिर कोविड शुरू हुआ। तो आपने जैसे कहा कि ये जो माहौल है, जब बड़ी मीटिंग नहीं, बड़ा अपील नहीं है, तो ये भी एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र का भी मुझे नज़र कभी कभी आता। क्यों ऐसा नज़र आता है आपको? क्योंकि ये जो रूलिंग पार्टियां हैं उनको सूट करता है, क्योंकि उनका कारोबार चलता रहता है, उनका सब कुछ चलता रहता है, मीटिंग चालू रहते हैं, मंत्रियों के दौरे चालू रहते हैं, सरकारी कार्यक्रम चालू रहते हैं, उनका जो भी है सब कुछ चलता है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए सब कुछ मतलब बंद होता है। अच्छा। तो ये छोटे मोटे और खास करके बहुजन आंदोलन को ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन चलो, इससे उम्मीद करेंगे बाहर निकलेंगे। वैसे हम लोगों ने फिर ऑनलाइन मीटिंगें लेना, ये प्रोसेस डेवलप की और अपना जो आंदोलन है, मूवमेंट है, उसको बरकरार रखा। क्या इस बार फाइट की जाएगी बीआरएसपी की ओर से? हाँ, वही जो आपका जो मुद्दा आ गया कि पिछले विधानसभा के समय में हमने एक रणनीति अपनाकर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ अलायंस किया था जी, क्योंकि बीजेपी को रोकना एक बड़ा टारगेट था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली, उसके कारण बेलगाम हुई मोदी की सरकार को कम से कम महाराष्ट्र में लगाम लगाया जाए, इस मकसद के साथ एक एंटी बीजेपी अलायंस हुआ था। और उसमें मैं खुद आदित्य ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, पार्टी ने मेरा जमकर साथ दिया था। इसलिए मालूम है आपको कि नागपुर में भी नितिन राउत या अन्य लोगों उनको भी हमने समर्थन दिया था, ये जानते हैं आप। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ, ये 3 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना, ये इकट्ठे आने के कारण हुआ क्या, इनको लगता है हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इनका दिमाग बन चुका है। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद आपका चैनल पहला है जिसके ऊपर ये मैं जिक्र कर रहा हूँ जी, वो बात ऐसी है कि मैं सिर्फ अकेला बीआरएसपी वाला नहीं, तो लगभग 10-12 पार्टियों ने इनका साथ दिया था। उसमें सीपीआई है, सीपीएम है, जनता दल है, राजू शेट्टी की स्वाभिमान संगठन है, शेतकरी कामगार पक्ष है, और ये इवन जिनका अभी मैंने जिक्र किया कल मीटिंग है, वही सभी लोगों ने साथ दिया था। तो चुनाव जीतने के लिए तो सबकी मदद ली, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी लोगों को नज़रअंदाज किया, तो हम सारे लोग नाराज़ हैं जी। तो 10-1 पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी की है वो नाराज है। अब जो 10-1 जो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने विधानसभा में इनको खुलकर समर्थन दिया, साथ दिया, उन्होंने कुछ इश्यूज के ऊपर इस सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जैसे ये किसान विरोधी कानून है, वर्तमान स्टेट किसान विरोधी कानून है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें हैं, तो डीजल पेट्रोल के ऊपर स्टेट तो अपना टैक्स कम कर सकता है ना। SC/ST प्रमोशन का मामला है, ओबीसी की जनगणना का मामला है, ओबीसी के पॉलिटिकल आरक्षण का मामला है, मुस्लिमों के 5% आरक्षण का मामला है, VJNT लोगों के क्रिमिलियर जो कंडीशन है उसको हटाने का मामला है। ऐसे 10-20 मुद्दे हैं। छात्रों का मामला है, SC/ST के मामले है, कंपोनेंट प्लान का मामला है, फिर पैसा का कानून का इम्प्लीमेंट है। ऐसे मामलों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को अभी ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये इन मुद्दों के ऊपर आप निर्णय नहीं करते तो हमें
भविष्य में अलग विचार करना पड़ेगा। मतलब अलायंस से बाहर होने की संभावना है? नहीं, 2-3 मीटिंगें भी हो चुकी है इस जी। संदर्भ में, ये जी। 10-12 पार्टियों की। तो जो भी फैसला होगा फिर हम सारे मिल के लेंगे और फिर उनके माध्यम से फिर महाराष्ट्र में एक नई फ्रंट बनेगी, उसके माध्यम से बीआरएसपी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो बीआरएसपी उस फ्रंट का हिस्सा होगी? बिल्कुल। चलिए क्योंकि हम पॉलिटिकली किसी के बॉन्डेड लेबर नहीं है, हम आज़ाद है। किसी के मेहरबानी के ऊपर, किसी के रहमो कर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते। जिसके लिए राजनीति कर रहे हैं, अगर वो मकसद यहाँ पूरा नहीं होता है तो हमें और मकसद तलाशने पड़ेंगे, रास्ते तलाशने पड़ेंगे। जो मजलूमों के हक अधिकारों की बात बिल्कुल, अपने आंदोलन को प्रज्वलित करना, लोगों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ना, इसके लिए जो साथ में आता है उसका साथ देता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने सर के साथ। डॉक्टर सुरेश माने सर ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। देश के जाने माने जो संविधान विशेषज्ञ है उनमें डॉक्टर माने साहब का नाम आता है और माने साहब को बहुजन पॉलिटिक्स का एक बड़ा चर्चित चेहरा के रूप में भी जाना जाता है। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।